नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए लेक्चर सीरीज में। आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, यदि उनका चुनाव किसी भी आधार पर शून्य घोषित करना है, मीन्स यह हुआ कि जो अहर्ताएं दी गई हैं उनमें वो किसी अहर्ता को फुलफिल नहीं करते, या फिर कोई जो निर्हरताएं दी गई हैं उनके आधार पर उन पर कोई निर्हरता आरोपित हो जाती है, या फिर जो दल बदल कानून बनाया गया है उस कानून के तहत वो अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो इन तीनों आधार पर जो उनका चुनाव शून्य घोषित करने की प्रक्रिया है उसको कौन करेगा, या उनका चुनाव अमान्य घोषित कौन करेगा। सिंपल सी बात है कि उनको संसद सदस्य से बर्खास्त कौन करेगा कि अब आप संसद नहीं रह सकते। और उसके बाद फिर हम जानेंगे संसद सदस्यों की शपथ, वेतन, पेंशन के संबंध में। उसके बाद हम मूव करेंगे संसद के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। सबसे पहले समझते हैं जो हमारे एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनके इनकी सदस्यता को शून्य या समाप्त करने वाली संस्था। इसमें एक आधार दिया गया है संविधान का। अगर संविधान में जो अहर्ताएं दी गई हैं उन अहर्ताओं में आपके पास कोई अहर्ता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आप एमपी बन जाते हैं, तो आपने जो गलत तरीके से एमपी पद पर अपना चुनाव जीता, तो उस चुनाव को रद्द करने के लिए अथॉरिटी कौन होगी। तो यदि संविधान में दी गई क्वालिफिकेशन को आप फुलफिल नहीं करते, तो आपके चुनाव को शून्य घोषित करने की अथॉरिटी जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब के पास है। और राष्ट्रपति साहब को इस पर जो सलाह है या इसकी जो सहायता करेगा कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। दूसरा है दल बदल के आधार पर जो दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। और दल बदल विरोधी कानून कब बनाया गया? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और इसको 10वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। यदि कोई एमपी चाहे लोकसभा का है चाहे राज्यसभा का है, ये लोकसभा का है या एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा, यदि कोई एमपी है जो लोकसभा का है या राज्यसभा का है, वो दल बदल के आधार पर डिस्क्वालीफाई होता है, तो इस पर निर्णय कौन करेगा? तो इस पर निर्णय यदि एमपी लोकसभा का है तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर या ये दोनों लोग अनुपस्थित हैं तो जो 10 मेंबर की जो पैनल बनती है उनमें से जो भी पीठासीन होगा वह निर्णय करेगा दल बदल के आधार पर। यदि राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? सभापति। और सभापति कौन होते हैं? हमारे देश के उपराष्ट्रपति। या सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति निर्णय करेंगे। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित है तो कौन निर्णय करेगा? जो 10 मेंबर्स का पैनल बनता है। लेकिन किहुतो होलोवान वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि जो दल बदल के आधार पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा रहा है, इसके निर्णय का हम मतलब पीठासीन अधिकारी के निर्णय का हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि क्या वास्तव में वह सदस्य डिस्क्वालीफाई हो रहा था या ये जो निर्णय पीठासीन अधिकारी का है वह मनमाना है। तो विधि के शासन को स्थापित करने के लिए या किसी भी प्रकार की विसंगति या पक्षपात को रोकने के लिए किहुतो होलोवान वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीठासीन अधिकारी का निर्णय है या जुडिशियल रिव्यू में आता है। अब
अगली जो व्यवस्था है वह यह है कि हमारे संसद ने कानून बनाए हैं, जैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। और इस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी बहुत से डिस्क्वालिफिकेशन होने की जो धाराएं हैं उनको लिखा गया है। यदि कोई एमपी जो पीआरए है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में बताई गई शर्तों को फुलफिल नहीं करता और एमपी बन जाता है, तो उसके जो चुनाव को रद्द करने की अथॉरिटी होगी वह होगी उच्च न्यायालय। पहले होगी उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, एचसी। और कौन सा हाई कोर्ट होगा? भारत में तो कई हाई कोर्ट्स हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति केरल राज्य से एमपी चुनकर आता है, लेकिन ऐसा लगता है, उसके ऊपर चार्ज लगता है कि उसने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो पीआरए है 1951 का, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन उसके पास है, तो उसकी जो सदस्यता है उसको रद्द कौन करेगा? केरल उच्च न्यायालय। ये नहीं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय रद्द करेगा। जिस राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी से वह चुनकर आ रहा है, उस राज्य का जो न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, वह उनकी सदस्यता को रद्द करेगा। अगर किसी एमपी की सदस्यता उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाती है, लेकिन एमपी को लगता है कि जो उच्च न्यायालय है इसका जो निर्णय है वह उचित नहीं हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति फिर अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो कहने की मीनिंग यह है कि अगर आपने संसद के बनाए हुए अधिनियमों के तहत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो पहले आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। और अगर आपको दल बदल कानून के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा, तो उसको ठहराएगा सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। लेकिन पीठासीन अधिकारी के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि निर्णय सही था या नहीं था। अगर संविधान में दी गई क्वालिफिकेशन के आधार पर कोई एमपी अयोग्य ठहराया जाएगा, तो इसको अयोग्य ठहराएगा कौन? हमारे देश के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को सहायता कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। ये बात हुई। अब हम समझते हैं कि हमारे संसद सदस्यों की शपथ का प्रोविजन। हमारे संसद सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ हमारे देश के राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। राष्ट्रपति, या ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के पास यह अथॉरिटी है कि यदि वह संसद सदस्यों को शपथ नहीं दिला पाने में सक्षम नहीं है, या कोई भी कारण है कि वो शपथ दिलाने के लिए उपस्थित नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं कि आप हमारे एमपीज को शपथ दिला दो। और शपथ क्या होगी? शपथ में क्या होगा कि संसद के जो सदस्य हैं वो शपथ लेंगे कि हम संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, निष्ठा रखेंगे, मीन्स हम संविधान के अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। फिर भारत की जो प्रभुता है, अखंडता है, जो सॉवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है भारत की, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और उनको जो कर्तव्य दिए जाएंगे, कर्तव्य क्या है? देश का विकास करना है, अपनी कंसिस्टेंसी का विकास करना है, उन कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। ये होती है उनकी शपथ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई संसद सदस्य है जो जिस दिन शपथ दिलाई जा रही थी वो शपथ न लिया हो, शपथ न ग्रहण किया हो, शपथ ग्रहण न किया हो, तो क्या होगा? तो ये होगा, पहली बात तो कि वह सदन में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वह सदन में चला जाता है, तो जितने दिन भी सदन में हो जाएगा, पर डे उसको 500 रुपए का आर्थिक जुर्माना पे करना पड़ेगा। आपने शपथ नहीं ली और आप सदन में क्यों आ गए? दूसरा क्या होगा? दूसरा यह होगा कि अगर आपने शपथ नहीं लिया, मतलब एमपी ने शपथ नहीं लिया, तो उसको जो संसदीय विशेषाधिकार मिलते हैं,
ये संसदीय विशेषाधिकार नहीं मिलेंगे। ना उसको वेतन मिलेगा, ना भत्ता मिलेगी, ना वाहन की सुविधा मिलेगी, ना जो भी सुविधाएं संसद सदस्यों को मिलती हैं, फिर वो नहीं मिलेंगी। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक संसद का जो सदस्य है वो शपथ लिया हो। और यदि कोई निर्णय भी हो रहा है या कोई विधान बन रहा है, कानून बन रहा है, तो वहां पर वो वोटिंग भी नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट बात समझते हैं। जो हमारे एमपीज हैं, सांसद जो हैं, सांसदों का वेतन। सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद करती है और संसद सामान्य बहुमत से या निर्णय करती है, सामान्य बहुमत से। और 2018 के अधिनियम के तहत हमारे जो सांसद महोदय हैं, इनकी 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन है। और इस वेतन के साथ इनको अन्य सुविधाएं भी मिली हुई हैं, जैसे फ्री में आवास मिलेगा, फ्री में टेलीफोन या मोबाइल का सारा खर्च मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आवास मिलेगा। सारी सुविधाएं जो किसी सांसद को चाहिए, वो सारी सुविधाएं इनको मिलती हैं। और हमारा जब संविधान बना था तो उस समय हमारे सांसद महोदयों को पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन 1976 से सांसदों को पेंशन भी मिलना शुरू हो गई। तो ये थी इतनी बात। अब हम मूव करते हैं संसद के पीठासीन अधिकारी की तरफ। संसद के पीठासीन अधिकारी। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी क्या होता है? पीठासीन अधिकारी का मतलब सदन का संचालन करने वाला। लोकसभा किस प्रकार से संचालित होगी, ये सारे कार्य करने के लिए जो व्यक्ति होगा उसे क्या कहा जाएगा? पीठासीन अधिकारी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्यों मतलब लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों में से जितनी भी जल्दी हो सके 2 व्यक्तियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। उसमें एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा होगा लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो सबसे पहले हम लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ते हैं, जिन्हें स्पीकर भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इनका चुनाव पढ़ेंगे, इनका चुनाव कैसे होता है, उसके बाद इनके कार्य या भूमिका को समझेंगे या इनकी शक्ति क्या होती है, इनके वेतन को पढ़ेंगे, इनको वेतन कैसे मिलता है, और उसके बाद इनको हटाया कैसे जाता है, इनको हटाया कैसे जाता है। ठीक है, इतनी बात पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इनका चुनाव, कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव की जो तिथि है, इसको कौन निश्चित करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, इस तिथि की घोषणा या इसका निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। पहली बात ये हो गई। अब इनके चुनाव की जो रीति है वह यह है कि इनके नाम का प्रपोजल रखा जाएगा। कितने भी मतलब जितने भी सदस्य हैं, जो भी चाहे वह इसमें इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। और इसमें जिस व्यक्ति को बहुमत मिलेगा, जिस व्यक्ति के पक्ष में बहुमत होगा, वही व्यक्ति क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो ऐसा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, बहुमत उसी के पास होता है, चाहे गठबंधन की सरकार हो या फिर ऐसे कोई अपनी सिंगल पार्टी जो बहुमत को प्राप्त कर गई है। तो सामान्यतः यही होता है कि जो बहुमत दल की
पार्टी होती है उसी का जो कोई मेंबर होता है वो क्या होता है, लोकसभा का स्पीकर चुन लिया जाता है। और लोकसभा का स्पीकर बहुमत के आधार पर चुना जाता है। और बहुमत का मतलब क्या हुआ कि जो टोटल मेंबर्स हैं, मान लीजिए 500 मेंबर है, तो इसका बहुमत क्या होगा, 250, 251, 251 वोट जिसको मिल जाएंगे वो क्या होगा, स्पीकर इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हो गया स्पीकर का चुनाव। चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अब हम समझते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। स्पीकर के कार्य, हमने आपको पहले ही बताया कि स्पीकर का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि लोकसभा का संचालन करना है, कि लोकसभा किस प्रकार से संचालित हो, किस प्रकार से लोकसभा की जो प्रोडक्टिविटी है इसको मेंटेन किया जा सके। और जो लोकसभा के संसद सदस्य हैं इनका अधिकारों का संरक्षण करना। एक तरीके से जो ये स्पीकर महोदय होते हैं वो एमपीज के अभिभावक होते हैं, गार्जियन होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो हमारा संसदीय मामले हैं उन संसदीय मामलों को किस प्रकार उचित तरीके से निर्वहन किया जाए, ये इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी तरीके से कोई भी प्रस्ताव लाना है, चाहे वह अविश्वास प्रस्ताव हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, कॉन्फिडेंस मोशन हो, स्थगन प्रस्ताव हो, या विभिन्न प्रकार के जो संकल्प होते हैं, ये सब तभी आ सकते हैं जब इसकी इजाजत लोकसभा के अध्यक्ष दे देंगे। इनकी बिना इजाजत के कोई भी प्रस्ताव, कोई भी संकल्प सदन में नहीं आ सकता है। इसी के साथ हमारे जो एमपी होते हैं उनको सदन में कितना बोलना है, कितना उनको टाइमिंग देना है। कोई सदस्य सदन में कितने मिनट बोलेगा, कब बोलेगा, इसका निर्धारण कौन करता है, हमारे लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इसी के साथ जो निर्णायक भूमिका के रूप में भी ये होते हैं कि मान लीजिए कोई विधि बनानी है या कोई कानून बनाना है, या विधि बनाना है, सत्ता पक्ष के भी पक्ष में 200 वोट पड़ गए और विपक्ष के खाते में भी 200 वोट पड़ गए, तो अब जो है निर्णायक वोट होगा। अब निर्णायक वोट क्या होगा, जिसको 201 वोट मिलेंगे वही निर्णायक वोट होगा, मतलब कास्टिंग वोटिंग होगी। तो निर्णायक वोट कौन देगा, स्पीकर साहब देंगे। और जो हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे, एक बार तो प्रधानमंत्री के पद से उनको इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि जो कास्टिंग वोटिंग हुई हो, उस कास्टिंग वोटिंग में स्पीकर ने इनके विपक्ष में वोट दिया। तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ जो स्पीकर साहब हैं इनका कार्य यह भी है, दायित्व यह भी है कि अगर सदन में गणपूर्ति नहीं हो रही है, कोरम कोरम की पूर्ति नहीं हो रही है, तो ये सदन को स्थगित कर दे। और कोरम कितना है, टोटल सदस्यों का 1/10। अगर जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसके 1/10 सदस्य सदन में उपस्थित न हो तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि कोरम नहीं पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में सदन के अध्यक्ष को, मतलब स्पीकर को, यह दायित्व दिया गया है कि वह लोकसभा की जो कार्यवाही है इसको बंद कर दे। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात जो धन विधेयक के संबंध में, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय या इसको प्रूफ करने का कार्य किसके पास है, या इसकी अथॉरिटी किसको दी गई है, लोकसभा के स्पीकर को। कितनी इंपॉर्टेंट शक्ति है। और जो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है,
संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में, संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विषय पर उनके बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए। लोकसभा कोई कानून पारित करे, राज्यसभा उसको ना पारित करे, या राज्यसभा उसमें कोई संशोधन लाना चाहती है, लोकसभा उसको स्वीकार ना करे, तब फिर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और इस संयुक्त बैठक का जो निर्णय होता है वो साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत से होने का तात्पर्य यह हुआ कि लोकसभा की जीत हो जाती है। लेकिन वो अलग का मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो संयुक्त बैठक होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। परंतु इस ये जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाता कौन है? इसको बुलाने का कार्य करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति साहब। इसी के साथ अन्य कार्यों में जैसे देखते हैं, ये भी हमने आपको बताया कि जो दल बदल का कानून है, इस पर अंतिम निर्णय किसका होगा? इस पर अंतिम निर्णय या इस पर निर्णय देने का कार्य कौन करता है? स्पीकर करते हैं। उसके बाद उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इसी के साथ जो कार्य संचालन के नियम होते हैं, कार्य संचालन के नियम का मतलब किस प्रकार से हमारी लोकसभा काम करेगी, किस प्रकार से नहीं करेगी, इन सब का कौन काम करता है? इन सब का कार्य कौन करता है? स्पीकर करता है। इसी तरीके से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सदन में, उन प्रश्नों का श्रेणीकरण करना या उनको श्रेणीबद्ध करना, ये सारे कार्य किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सदन में जो सदस्य हैं उनका यह अभिभावक के रूप में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई एमपी संसद भवन के अंदर पहुंच गया तो उस पर अब कोई शक्ति या पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक स्पीकर से इसकी अनुमति न ले ली जाए। इसी के साथ स्पीकर का यह भी कार्य है, जो संसदीय समितियां बनती हैं, जो संसदीय समितियां बनती हैं, इनके सभापतियों या अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? स्पीकर के द्वारा की जाती है। और स्पीकर भी कई जो समितियां होती हैं उसका पदेन अध्यक्ष होता है। जैसे कार्य मंत्रणा समिति हो गई, नियम समिति हो गई, सामान्य प्रयोजन की समिति हो गई, इन सबका तो वह पदेन सभापति होता है। इसी के साथ जो संसदीय समूह होता है, जो संसदीय समूह होता है, इसका भी वह पदेन सभापति होता है। और इसी के साथ जो लोकसभा का सचिवालय है, उसके जो सचिव हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे देश के जो स्पीकर साहब होते हैं, मीन्स लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इसी के साथ जो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार मिलते हैं या उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, आवास की सुविधा है, वाहन की सुविधा है, ये सारा चीज उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर साहब करेंगे। इसी के साथ आप देखते होंगे जब संसद की कार्यवाहियां होती रहती हैं तो कभी कभी संसदों के द्वारा, एमपीज के द्वारा कुछ निगेटिव एक्टिविटीज की जाती हैं, तो उनको सदन से निष्कासित करने का कार्य या संसद सदस्यों को निलंबित कर देने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर साहब के द्वारा किया जाता है। और यदि आप प्रोसीडिंग देखते होंगे लोकसभा की, तो उसमें जो नॉन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो मीडिया है या दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग हैं, उनकी एंट्री देने का या कौन कौन संसद की दीर्घा में या गैलरी में बैठेगा, इसकी अथॉरिटी कौन देता है? इसका निर्णय कौन लेगा? स्पीकर साहब लेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे हमारे संसद के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर के, इसको हमने देखा। अब देखते हैं कि इनका जो वेतन है इसका निर्धारण कौन करता है? इनका जो वेतन है इसका निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। और इनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। कहां से? संचित निधि से। और यदि वेतन संचित निधि से मिल रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके वेतन पर वोटिंग नहीं हो सकती या इस पर चर्चा नहीं हो सकती कि इनको इतना वेतन क्यों मिल रहा है। संचित निधि में गया तो अब आपके पास या संसद सदस्यों के पास अथॉरिटी नहीं बची है कि आप उस पर मतदान करें। अब इनकी जो स्थिति है ना, वो बहुत, जो वरीयता सूची है, वरीयता सूची जो होती है, उस वरीयता सूची में ये
प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं कौन? स्पीकर। मतलब ये कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होते हैं वरीयता सूची में, इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और आप देखते होंगे जब सदन की कार्यवाही होती है सब अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ही करते रहते हैं। क्यों? इनकी ऐसी इंपॉर्टेंट स्थिति है और उम्मीद यही इनसे की जाती है कि सदन की जो कार्यवाही है वो निष्पक्षता पूर्वक हो। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन में व्यवस्था है वो भारत में है नहीं। ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है? ब्रिटेन में यदि कोई व्यक्ति स्पीकर बना तो वह जिस पार्टी से है उसको उस पार्टी से त्याग पत्र देना पड़ेगा। लेकिन ये व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। जब हम भारतीय संसदीय व्यवस्था और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे तो हमने आपको वहां बताया था। अब हम लोकसभा के स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को समझते हैं। इनको हटाया कैसे जाए? एक तो है एक स्वयं त्याग पत्र दे दे, और जो इनको हटाने का आधार है वह है प्रभावी बहुमत के आधार पर। अभी हम इसको भी बताएंगे प्रभावी बहुमत को, लेकिन उसके पहले की शर्त यह है कि इनको जो प्रभावी बहुमत से हटाने का प्रस्ताव आएगा, इस प्रस्ताव की सूचना इनको 14 दिन पूर्व देनी होगी कि स्पीकर साहब हम आपको हटा रहे हैं। और इस प्रस्ताव पर लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए या उनकी सहमति चाहिए। और सहमति के साथ 14 दिन पूर्व उनकी इस बात की उनको सूचना देनी होगी। अब समझते हैं प्रभावी बहुमत को। प्रभावी बहुमत को, इफेक्टिव मेजोरिटी को। इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रोविजन यह है कि जो सदन की रिक्त सीटें हैं उनको घटाकर सदस्य संख्या का बहुमत, रिक्त सीटों को घटाकर तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। इसमें से 43 सीटें मान लीजिए वैकेंट है, तो सदस्य संख्या कितनी बची? मान लीजिए उस समय कितने लोग उपस्थित हो गए? 500 सदस्य उपस्थित हो गए। अब इसका बहुमत क्या होगा? इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस कर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, प्लस 1 251। यदि तत्कालीन सदस्यों में से 251 सदस्य इस पक्ष में हैं कि लोकसभा स्पीकर को हटाया जाए तो फिर लोकसभा स्पीकर हटा दिए जाएंगे। लेकिन अभी आपको हमने निर्णायक वोट के बारे में बताया था। अगर लोकसभा स्पीकर को हटाया जा रहा है और चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्या होता है कि पक्ष में 250 लोग हो जाते हैं इनको हटाया जाए, और विपक्ष में भी 250 लोग हो जाते हैं। तो अब इनके पास कास्टिंग वोट करने का अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। तो अब ये वोट नहीं करेंगे, कास्टिंग वोट यहां पर देने के लिए अथॉराइज नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है। लेकिन जब ये प्रोसीडिंग चल रही है तो ये सदन में भाग ले सकते हैं, सदन की अन्य कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं। लेकिन यदि मामला फंसता है किस बात का कि यहाँ कास्टिंग वोट पड़ेगा, तो कास्टिंग वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये था लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रावधान। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है और इसके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो ओम बिरला साहब हैं, और काफी तेज तर्राक स्पीकर हैं और सदन की गरिमा के साथ सदन को अच्छे से संचालित कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, इसलिए इस एपिसोड को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम अन्य जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं
का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है यह सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।